अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले 2 साल के दौरान मुतअद्दिद मामलात पर पीडीएम और निगरां हुकूमत से इख्तलाफात के बाद ऐवान सदर का कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के मामले पर भी तनाज़ा सामने आ रहा है। और ये तनाज़ा इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि इतलात के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इजलास बुलाने की समरी मिलने के बावजूद इजलास बुलाने में ताखीर कर रहे हैं और इस ताखीर की वजह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलना करार दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक वजारत पार्लिमानी अमूर ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को 4 दिन पहले इजलास बुलाने की समरी भेजी थी, मगर सदर मुमलिकत ने ताहाल इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत नहीं किए, जबकि आइन के आर्टिकल 91(2) के मुताबिक पोलिंग डे के 21 रोज के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाना लाजमी है। जियो न्यूज़ के जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत ने ताहाल समरी मंजूर या मुस्तरद नहीं की है, उनका सिर्फ जबानी मौक़िफ़ सामने आया है। सदर का कहना है कि ऐवान अभी मुकम्मल नहीं है, कुछ मखसूस नशिस्तों का फैसला होना बाकी है। यानी सदर ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला करे और इसके बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। मगर अहम बात यह कि सदर मुमलिकत अगर इजलास नहीं भी बुलाते तो ज़्यादा से ज़्यादा 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास हर सूरत हो जाएगा, क्योंकि आइन का आर्टिकल 91(2) कहता है कि इंतखाबात के 21 रोज के अंदर कौमी असम्बली का इजलास होना लाजिम है, हत्ता कि सदर मुमलिकत इससे पहले इजलास तलब कर लें। इसलिए सवाल यह है कि जब ये वाज़ेह है कि सदर मुमलिकत खुद सेशन कॉल नहीं करते, तब भी सेशन 21 दिन के अंदर हो जाएगा, तो सदर मुमलिकत ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या सदर मुमलिकत असूली पोजीशन ले रहे हैं या वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल करने के लिए ऐसी पोजीशन ले रहे हैं? सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली का सेशन बुलाने में ताखीर पर नून लीग के सीनियर रहनुमा इसाक डार ने कहा है कि सदर ने समरी पर इजलास ना भी बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आइन के मुताबिक खुद इजलास बुला सकते हैं। इसके अलावा रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारर ने ऐवान सदर को साजिश का गढ़ करार देते हुए कहा है कि सदर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए पीटीआई के वर्कर बने हुए हैं। 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास होगा। सदर साहब इजलास बुलाने से गुरेजा हैं, अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाने से गुरेजा हैं। आइन के अंदर ये बात दर्ज है कि आप इजलास नहीं बुलाएंगे तो जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे इलेक्शन को, तो उस दिन तो इजलास ऑटोमेटिकली स्पीकर कॉल कर लेगा और जब आप 29 तारीख को देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला इजलास होगा। सदर साहब सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए वो पीटीआई के वर्कर बने हुए हैं। वो गौहर खान से मुलाकातें करते हैं, वो पीटीआई के अरकान को ऐवान सदर बुलाते हैं और ऐवान सदर इस वक्त साजिशों का एक गढ़ बना हुआ है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के मामले पर तनाज़ा के अलावा हुकूमत बनाने पर इत्तेफाक के बावजूद नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से हुकूमत मजबूरी में लेने की बातें सामने आ रही हैं। आज इस बारे में नून लीग के सीनियर रहनुमा साद रफीक ने कहा कि हमने पार्टी क़यादत को कहा था कि हुकूमत का बोझ ना उठाए, लेकिन मुल्क के वसी तर मफाद में हमने हुकूमत बनाने का फैसला किया है। मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताउन से और MKM के ताउन से और इत्तेहादी जमातों के ताउन से चंद दिन तक जो हुकूमत बनने जा रही है उस पर बड़ा एक जिम्मेदारी है। उस पर हमने अपनी पार्टी को कहा था कि ये बोझ ना उठाएं और ये बोझ किसी और को मुंतकिल करें, और मैं उन लोगों में नुमाया था जो ये मौक़िफ़ रखते थे और रखते हैं। लेकिन अब चूंकि फैसला हो चुका है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली गवर्नमेंट को हम मजबूत करें पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर। यानी साद रफी कह रहे हैं कि नून लीग हुकूमत लेना नहीं चाहती थी, लेकिन अब ले ली है तो हुकूमत को मजबूत करने की जरूरत है। जबकि नून लीग के एक और रहनुमा जावेद लतीफ़ ने तो ये तक कह दिया है कि हम हुकूमत ले नहीं रहे थे, बल्कि हमें हुकूमत दी जा रही है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में ताख़ीर के मामले पर हमने सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ जानने के लिए उनके स्टाफ से रब्ता किया, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। हम इन मामलों पर मजीद बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज ये खबर सामने आई है कि समरी वसूल हो गई सदर पाकिस्तान को, लेकिन उन्होंने उस पर ना दस्तखत किए हैं, ना उसको मंजूर किया है, ना मुस्तरद किया है। लेकिन ज़राए से ये खबर सामने आई है कि वो कह रहे हैं कि जब तक हाउस मुकम्मल नहीं हो जाता, रिजर्व सीट वाला मामला तय नहीं पा जाता, तब तक जो है इजलास नहीं बुलाएंगे। अब इजलास तो कानूनी तौर पर 21 दिन के बाद हो जाना है, लेकिन आपके ख्याल में क्या दुरुस्त बात नहीं है कि ECP की जिम्मेदारी है कि पहले वो रिजर्व सीट्स दे दे ताकि हाउस कंप्लीट हो और फिर इजलास बुला लिया जाए? बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने आइन के आर्टिकल 91(2) का हवाला दिया है जो बहुत ही वाज़ेह है और मेरा ख्याल है उसमें रत्ती बराबर भी अबहाम नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि असम्बली का इजलास शेल मीट, यानी हर हाल में लाजमन वो 21 डे जब गुजर जाएंगे तो वो मीट करेगा, और उससे पहले अगर सदर ममलकत बुला लें तो ठीक है, अगर ना भी बुलाएं तो वो 21 डे गुजर जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको बुलाना पड़ेगा, ये कंपल्शन है।
अब ये आइन के अंदर ऐसी कोई शिक नहीं है कि किसी सीट का ऐलान ना होने से या मखसूस सीटों के दाएं बाएं ना होने से या उनका फैसला ना होने से या इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई पेंडिंग प्रोसीजर की वजह से ये मामला जो है वो आइन से इनहराफ किया जा सकता है। सदर ममलकत पहली दफ़ा ऐसा नहीं कर रहे। वो अपने पूरे टेन्योर के दौरान, जो अब 6 साल को शायद छूने वाला हो, वो यही कुछ करते रहे हैं। उन्होंने कभी एक गैर जानिबदार सदर ममलकत का रोल प्ले नहीं किया। हमारे यहाँ सियासी सुदूर रहे हैं, पहले भी उनकी भी पार्टी एफिलिएशंस थी। फजल इलाही चौधरी रहे हैं, फारूक लगारी रहे हैं, रफ़ीक तारर रहे हैं, ममनून हुसैन रहे हैं, आसफ जरदारी रहे हैं। सबकी सियासी वाबस्तगियाँ थी, लेकिन आप देखें कि उन्होंने कभी कारोबार ममलकत में रोड़े नहीं लटकाए, कभी अपोजिशन लीडर का किरदार अदा नहीं किया। जब वक्त आया तो उन्होंने अपना किरदार अदा किया। मुझे याद है कि फारूक लगारी साहब पीपल्स पार्टी के लीडर थे। नवाज शरीफ 2007 में इलेक्शन जीते तो उनसे, नहीं सॉरी 1997 में इलेक्शन जीते तो उनसे हल्फ लिया लगारी साहब ने। फिर 2013 में जरदारी साहब ने उनसे हल्फ लिया और उसके बाद 2018 में ममनून हुसैन पीएमएलएन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हल्फ लिया इमरान खान साहब से। ये सारी रिवायात मौजूद थी, लेकिन मौसूफ का किरदार देखें, आरिफ अलवी साहब का देखें कि बेशुमार उनके कम अज़ कम 2 अक़दामात को सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह चुकी है कि जी ये खिलाफ आइन उन्होंने काम किया। उन्होंने आंखें बंद करके काजी फ़ायज़ ईसा के बारे में जो रेफरेंस आया वो दाग दिया। उन्होंने आंखें बंद करके ये देखे बगैर कि अदम एतमाद किधर जा रही है, वज़ीर आज़म हाउस का एतमाद खो चुका है, उन्होंने उसके कहने पे असेंबली तोड़ दी और जर्रा बराबर उन्हें इजाज़त नहीं है। कि सदर मुमलिकत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, उन्होंने तो जिम्मेदारी पूरी करनी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी तो गैर जानिबदार होना चाहिए और जो काम उनके जिम्मे है वो पूरी तौर पे करना चाहिए। अब इलेक्शन से लेकर आज तक उन पे तनकीद हो रही है, ना उन्होंने नताइज वक्त पर दिया, उन्होंने नताइज का तरीका जो था उसको फॉलो किया, उन्होंने आज तक कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स अपनी वेबसाइट पर नहीं लगाए। अब जो रिजर्व सीट्स का मामला है वो भी उनकी जिम्मेदारी पूरा करे ताकि हाउस में जाके जो भी मेंबरान है वो वोट तो कास्ट कर सके ना अपना। देखें शहजाद, ये 2 मुख्तलिफ इशू हैं जिनको हम मिला रहे हैं। सदर ममलकत की ज़िम्मेदारी किसी और की ज़िम्मेदारी से मशरूत नहीं है। अगर कोई इदारा बकौल आपके अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा या उसमें कोताही कर रहा है या उसमें ताख़ीर कर रहा है तो वो सदर ममलकत को ये लाइसेंस नहीं देता कि वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी से इनराफ़ करें। सदर 190 क्लास जो है 91(2) उसके पाबंद है और आर्टिकल 45 भी उन पर बड़ी पाबंदियाँ आयद करता है। वो हरगिज़ इसके मोहताज नहीं हैं और हरगिज़ उन्हें ज़रूरत नहीं है कि तमाम रियासती इदारे अगर इन लाइन होंगे, प्रॉपर काम कर रहे होंगे तो फिर वो असम्बली का इजलास बुलाएंगे। बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन कमीशन को अपना काम करना चाहिए। जिस तरह इलेक्शन कमीशन पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि वो सदर ममलकत के रवैये का जवाब दे, इसी तरह सदर ममलकत को ये आड़ नहीं लेनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत इक़दाम है। वो जब उन्होंने तारीख़ के सबसे ज़्यादा आर्डीनेंस जारी किए आंखें बंद करके, 77 आर्डीनेंस पौने 4 सालों के अंदर, पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, तब उन्हें ख्याल नहीं आता है कि असेंबली भी मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, कौमी असेंबली है, सेनेट है, इन इदारों को काम करने दिए जाए तब अब उन्हें इलेक्शन कमीशन याद आ रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं कर। मेजर पॉलिटिकल पार्टी है जहां पे आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि ये सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी थी, उन्होंने पूरी नहीं की, उनको करनी चाहिए थी, लेकिन तो आपकी पार्टी की ये भी जिम्मेदारी बनती है ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन के दिन से जो काम नहीं करने के हैं वो कर रहा है, जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर रहा। लेकिन आपकी जमात के अलावा सब तनकीद कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो इलेक्शन रात गए ना जारी करें, वो तरीक़ेकार तब्दील कर दें, वो फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47 कानूनी जिम्मेदारी उनकी कि वो अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करें। आपके यहाँ से कोई तनकीद नहीं आती, क्या वजह, इतना सॉफ्ट स्टांस क्यों है जब एक इदारा अपनी आईनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहा? देखिए, अगर तो शहजाद मौजू इलेक्शन कमीशन का रवैया है और सदर ममलकत कानूनी जिम्मेदारी सर, रवैया नहीं, ठीक है, कानूनी जिम्मेदारी हैं। नहीं, कानूनी जिम्मेदारी से बढ़ के एक आईनी जिम्मेदारी भी होती है। कानून तो बाद में आता है ना। आईनी जिम्मेदारी का ताल्लुक है सदर ममलकत से। जहाँ तक इन चीज़ों का ताल्लुक है, हमने तनकीद की है। मैंने खुद ये बयान जारी किया था कि अपना नताइज के अंदर ये ताख़ीर जो है ये नारवा है
और इसकी तोज़ी होनी चाहिए, इसकी तोजी होनी चाहिए। हम खुद इस चीज़ का तकाजा करते हैं कि आइन के जो तकाजे हैं, कानून के जो तकाजे हैं, वो इलेक्शन कमीशन पूरा करे। हम बेनिफिशरी नहीं हैं उसके। जो बेनिफिशरी हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं कि किन को इन चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है और किस तरह अबहम पैदा हो रहा है और किस तरह बेयकीनी पैदा हो रही है। हम तो यकीन चाहते हैं, हम तो मामलात को मुस्तकीम रास्ते पे डालना चाहते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन अपने फ़राइज़ से या अपनी ज़िम्मेदारी से कोताही कर रहा है तो निज़ाम के मुस्तकीम होने में और इस्तेकाम के अंदर रखना पड़ रहा है। इस रखने का फ़ायदा किसी और को जा रहा है, हमें नहीं जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि कौमी असम्बली कायम हो, हम तो चाहते हैं कि पार्लियामेंट वजूद में आए, हम तो चाहते हैं कि हुकूमत बने। अगर इलेक्शन कमीशन के किसी रवैये से इस जी नंबर गेम में कोई नहीं होगी, मैं यही कह रहा हूं कि नंबर गेम अब सदर ममलकत आईनी ओहदों को वोट करने का वो हक कम से कम उनको मिल जाएगा अगर बर वक्त ये फैसला हो तो। देखे ना ये देखे ना शहजाद, हमें बिल्कुल मेरा ख्याल है फेयर गुफ्तगू करनी चाहिए। ये मामला हमारी तारीख में 77 साल तारीख में पहली दफ़ा उठा है। ये एक आईनी मसला है कि पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसी जमात बड़ी तादाद में मौजूद है जिसके पास टिकट नहीं है, जिसके पास नाम नहीं है, जो इंडिपेंडेंट्स है। हम भी सेनेट के अंदर मौजूद हैं, हमसे टिकट छीन लिए गए थे, हमसे नाम छीन लिया गया था, हमसे सिंबल छीन लिया गया था। हमारे बहुत से सेनेटर्स के नामों के सामने आज भी इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। हमने ना कोई वायतुल मुस्लिमीन ज्वाइन की है, ना किसी इत्तेहाद काउंसिल में गए हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए। एनी हाउ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक आईनी मसला है, कानूनी मसला है। ये इलेक्शन कमीशन आजकल में तय भी कर दे तो ये तय नहीं होगा। इसने अदालतों में जाना है, इसने आगे बढ़ना। और ये मसला भी ऐसा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद पैदा किया है सिंबल लेकर। इरफान साहब, लेकिन एक और अब मामला ये है कि आप लोगों ने फैसला कर लिया है, इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बना रहे हैं, लेकिन अभी भी आज जैसे साद रफीक साहब ने कहा कि हम नहीं चाहते थे, कई लोगों का मशवरा था हुकूमत ना ले, लेकिन अब ले लिए तो हुकूमत को मजबूत करना है। कल जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे थे कि हमने हुकूमत ली नहीं है, हमें दी गई है। मतलब इस वक्त जो मसाइल है वो बड़े संगीन है और उनको हल करने के लिए एक फर्म पोजीशन चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी बड़े हाफ हार्टेडली इस हुकूमत में आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना चाहती। MQM पाकिस्तान कह रही है कि हमारे यहाँ भी लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि हुकूमत ज्वाइन ना करें, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि वक्त की जरूरत है। हाफ हार्टेडली हुकूमत लेंगे, कैसे काम करेंगे आप लोग? जी शहजाद, ये बहुत अहम बात है जो आप कर रहे हैं और मैं जुज़वी तौर पे आपसे एग्री करता हूँ। मैं भी इस तरह की बातें कहता रहा हूँ कि ये हुकूमत और इसको आगे लेके चलना और इसको नतीजा खेज़ बनाना, इसको अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक डालना, बड़े ही संगीन चैलेंजेस जो पेश हैं उनसे ओहदा बरा होना, सरमायाकारी लेके आना, IMF से मामला तय करना, ये बड़े कठिन मामलात हैं। और एक ऐसी हुकूमत जो सिर्फ़ अपने दस्तों बाजू पे खड़ी होगी, सिर्फ़ अपने पाँव पे खड़ी होगी, जो उसे वोट देने वाले हैं वो भी उसके शरीके सफ़र नहीं होंगे, उसे सहारा देने के लिए मौजूद नहीं होंगे, तो उसके लिए सफ़र मुश्किल होगा। इस एतबार से जब साद रफ़ीक कहते हैं या कोई और कहता है कि ये हमारे लिए एक कठिन सफ़र है और हम इस बोझ को उठाने से गुरेज़ां थे, तो वो गलत नहीं कहते। मैं भी उस मीटिंग का हिस्सा था जब ये बातें हुई और ये राय थी एक जिसका इज़हार साद रफ़ीक साहब ने किया है। लेकिन अगली बात यह है कि पीपल्स पार्टी से हम तवक्को रखते हैं कि वो भी एक जमहूरी जमात होने के नाते इन चैलेंजेस को समझती है, मुल्क के मसाइल को जानती है। वो मुश्किलात हमारे लिए पैदा नहीं करेगी, वो हमारी मुश्किलात में हमारे साथ मिलके चलेगी। इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि ये एक ऐसा तजर्बा है जो अददी तौर पर एक अक़लियत की हुकूमत होगी, अगरचे वो वोट के हवाले से बड़ी महफूज होगी, लेकिन कारकर्दगी के हवाले से वो सारे लोग जो उसे वोट देते हैं वो उसकी कश्ती में सवार नहीं होंगे। तो ये मुश्किल सूरत हाल तो है। और इस पर ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं कि ये हमारे लिए एक रिस्क होगा अगर हमारी जो हुकूमत है वो माइनॉरिटी हुकूमत बनती है, बेशक असेंबली में हमारे पास नंबर्स पूरे हों। जी वो ठीक कहते हैं। इसलिए देखिए ना कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। अबुल कलाम आज़ाद का बड़ा मशहूर कौल है, तो हम ये तवक्को अगर रखें कि हमारे हर कदम की या हमारे हर मामले में हमारी तायद व हमायत करेंगे हमारे एलाइस, तो शायद ऐसा ना हो। तो अगर हम इस सूरत हाल में होते और किसी और की फिर इसको सिक्योर करने के लिए कि आपको उनकी हिमायत हासिल रहे, आप लोगों को ये जो 4-5 दौर आप लोगों के थे मीटिंग के, उसमें ये डिस्कस करना चाहिए था ना कि कहाँ पे इकोनॉमिक इशूज़ पे आप लोगों का इख्तिलाफ है, उसको कैसे तय करेंगे।
अगर जैसे प्राइवेटाइजेशन पे इख्तलाफ है या एनएफसी अवार्ड पे कोई इख्तलाफ है तो उसको कैसे दूर करेंगे ताकि बाद में मसाइल ना आए। लेकिन हमने ये देखा कि 4-5 अदवार हुए, मुलाकातें हुई, उसके बाद पावर शेयरिंग फॉर्मूला आ गया कि नहीं हम हुकूमत में नहीं बैठेंगे, हमें ये आईनी पोजीशन दे दो, और आपने कहा कि हम ये वजाहतें हैं हमारे पास और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। कम से कम फिर कॉन्क्रीट बात तो करते हैं ना कि जो गैप है आप दोनों के नजरियात के दरमियान उसको कैसे ब्रिज करेंगे और फिर परफॉर्म कैसे करेंगे। देखिए शहजाद, सियासत के अंदर तमाम चीज़ें लिखत पढ़त में भी नहीं आती हैं और तय भी नहीं होती हैं हमेशा के लिए, इसलिए कि वक्त के साथ साथ चैलेंज बदलते रहते हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि दुनिया के अंदर कोई एक नई चीज़ या नया मार्का उठ खड़ा होता है और पाकिस्तान को एक फ़ैसला करना पड़ता है, एक राय लेना पड़ती है, एक मखसूस अक़दाम करना पड़ता है, तो हम यकसू नहीं होंगे उसमें। शायद उनका कुछ और कहना हो, हमारा कहना कुछ और हो। इसलिए कल कला हम पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो हम आज ये गारंटी नहीं ले सकते पीपल्स पार्टी से कि वो तनकीद नहीं करेगी। कल कला हम प्राइवेटाइजेशन में जाते हैं तो हम ये गारंटी नहीं ले सकते उनसे कि वो अपने मंशूर से हट के हमारे मंशूर की तायीद करेंगे। कोई बीच बचाव के रास्ते इख्तियार करना पड़ते हैं। जब सफ़र में आप मिल के चलते हैं तो सफ़र में आने वाली जो कठिनाइयाँ होती हैं, मुश्किलात होती हैं, मुख्तलिफ मराइल होते हैं कि ये मेरी बात मैं आखिरी बात कह रहा हूँ इस सिलसिले में कि उन मराहिल का पहले से तसव्वुर नहीं होता है। जब आप समुंदर में जहाज़ लेके जाते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि कहाँ भंवर पड़ने वाला है, कहाँ तूफान उठने वाला है, कहाँ कोई बरमुदा तूफान आने वाली है, हम पहले से फोर्स ही नहीं कर सकते। जैसे प्राइवेटाइजेशन आपने खुद कहा, उस पर पहले से इत्तेफाक हो जाता तो बेहतर था, वरना तो ऐसा लगता है कि अब ये हुकूमत कोई रिफॉर्म नहीं कर सकेगी, ये सिर्फ फायर फाइटिंग करती रहेगी इस खदशे पे कि पता नहीं हम कोई रिफॉर्म करने गए तो हमारे जो साथ बैठे हुए वो क्या फैसला करें इस पर। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे बड़ी तफसील से हमारी बातचीत होती रही है और मफाहमत के कई ज़ाविये ऐसे हैं जिन पे हम यकसू हो चुके हैं। इसलिए हमें तवक्को ये रखनी चाहिए कि कहीं हमारा मंशूर है, कहीं उनका मंशूर है, तो ये कोई आईन नहीं है। हम दोनों मिल बैठ के जो कम्युनैलिटीज़ होंगी, जो मुश्तरका निकात होंगे, उन पे आगे बढ़ सकते हैं। तवक्को ये रखनी चाहिए। बाकी ये है कि आने वाले दिनों में ये आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा। ये कठिन सफ़र है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब, हमारे साथ प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मज़ीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सदर पाकिस्तान कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से समरी को मंजूर नहीं कर रहे, इसके पीछे वजह क्या है, इस पर और दीगर इशूज़ पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक ने। मालिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मालिक साहब, प्रेसिडेंट अलवी साहब को हुकूमत की जानिब से, निगरान हुकूमत की जानिब से समरी दे दी गई है कि असम्बली का इजलास बुलाना है, लेकिन ना तो उन्होंने उसको मंजूर किया है ना समरी को मुस्तरद किया है। और ज़रा ये बताते हैं कि प्रेसिडेंट साहब का इस पर मौक़िफ़ है कि जब तक हाउस मुकम्मल नहीं होगा इजलास नहीं बुलाया जाए, लेकिन कानूनदान इस पे बड़े क्लियर हैं कि अगर 21 दिन के अंदर वो नहीं इजलास बुलाते तो ऑटोमेटिकली 29 को इजलास होना है। तो फिर इस एक्सरसाइज का क्या फायदा होगा अगर वो मंजूर भी नहीं कर रहे, मुस्तरद भी नहीं कर रहे, क्या हासिल करेंगे प्रेसिडेंट अलवी साहब? शहजाद, मेरा ख्याल है वो थोड़े से ब्राउनी पॉइंट्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई में, क्योंकि जाहिर है अब थोड़ी देर मार्च के पहले हफ्ते के बाद तो वो सदर भी नहीं रहेंगे। सो आई थिंक इट्स टू लिटिल टू लेट। आपको याद है जब लास्ट मीटिंग हुई थी अलवी साहब की, वो इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले लाहौर में जब इनके घर गए थे और उसके बाद फिर काफ़ी नाराज़गी भी शो की थी खान साहब ने, और उसके बाद जो खबरें आई उसके मुताबिक ही वॉज वेरी अनहैप्पी कि उनका ख्याल था कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी या क्रिटिकल मोमेंट्स पे वहाँ पे अलवी साहब ने वो रोल प्ले नहीं किया। सो मेरा ख्याल है वो उनको भी नज़र आ रहा है कि वापस बाहर जाके क्या करना है, वापस उन्होंने खाली डेंटिस्ट्री तो नहीं करनी। मेरा ख्याल है इट्स नथिंग बट लास्ट एक डिच एफर्ट है कि थोड़ा सा लगे, देखें मैं तो आखिरी मौके तक आपकी चीज़ें देख रहा था और कर रहा था। तो अब आपने सही कहा कि वो इजलास तो होगा विद और विदाउट हिज रिटन कंसेंट। सो मेरा ख्याल है ये खाली ऐसी एक नंबर बनाने वाली बात है। मालिक साहब, आपको नहीं लगता कि इसमें कोई असूली पोजीशन भी हो सकती है सदर पाकिस्तान की, क्योंकि बहरहाल जो रिजर्व सीट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, वो अब तक उनको दी नहीं है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस रिजर्व सीट के हवाले से कोई फैसला भी नहीं कर रहा है अब तक। देखिए, ये हमें पता है कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन का है ही नहीं, ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो अभी तक हमें वो भी नहीं बता सके, रिजर्व सीट का क्या बताएंगे हमें, तो वो ये भी नहीं बता सके थे कि इलेक्शन की रात को वो कहाँ गए थे, उसके बाद दोबारा जब वो कहाँ गए 2-3 घंटे के लिए,
उनकी कहाँ एक मीटिंग हुई आज से 2 दिन पहले। सो शायद दूसरी जहां फैसला हो रहा है वहां अभी तक हो नहीं पाया। सो जो पुराने सेक्रेटरीज हैं इलेक्शन कमीशन वगैरह के, उनका कहना यह है कि ये डिस्क्रेशन है इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कमीशन ने तो बहुत चीजें की हैं, उन्होंने तो 22 तारीख तक पूरे रिजल्ट्स भी देने थे, 45, 46, 47 वेबसाइट पे डालने थे, वो भी नहीं डाले। सो मेरा ख्याल है कि जहां भी पीटीआई की चीजों का मामला है वहां पे हमें ज्यादा किताबी बात करनी नहीं चाहिए, बिकॉज वहां किताब या कानून के फैसले नहीं हो रहे, वहां पावर पॉलिटिक्स के फैसले हो रहे हैं। ये फाइंड अ फोन पे कहाँ कहाँ आपने उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली है कि 3 घंटे पहले कहाँ गए, फिर कहाँ गए, कहाँ कहाँ घूमते फिर रहे थे ये दोनों लोकेशन इस्लामाबाद में नहीं थी। इस्लामाबाद में नहीं थी ये मुलाकातें? नहीं थी। अच्छा, सही। तो लेकिन ये बात आपने वैसे दुरुस्त की है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी बॉडी है लेकिन किसी को जवाब दे नहीं है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट्स आने थे उसमें ताखीर हुई, रिजल्ट्स देने का तरीकेकार जो ईसीपी ने खुद बताया था उसको तब्दील कर दिया, अब रिजर्व सीट्स वाला जो मामला है उस पर भी खामोशी, अब तक फैसला नहीं आया। ये बात तो दुरुस्त है कि कल पंजाब असेंबली में भी वोट होना है और बेशक अगर पीटीआई को रिजर्व सीट्स मिल जाए या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अब रिजर्व सीट मिल जाए उससे फैसला तो नहीं चेंज होना, लेकिन एक शख्स का, एक एमपीए का हक तो है ना कि वो वोट करे। तो इतनी ताखीर क्यों कर रहे हैं इस पे? फिर मेरा ख्याल है 2-3 चीजें हो गई। आपके प्रोग्राम में मैंने इस तरह की बात की थी, अपने शोज में बताया था कि शहजाद 1-2 फैसले हुए थे कि थोड़ी सी रिलीफ दी जाए पीटीआई को, पार्टी को, खान साहब को नहीं, पार्टी को कुछ रिलीफ दी जाए। जैसे जो ख्वातीन इतने माह से अंदर है उनमें से जरा छोड़ा जाए, डॉक्टर यास्मीन राशिद को बाहर आने दिया जाए। लेकिन और फिर ये बात ये चल रही थी कि थोड़ी सी रिलीफ दें, फिर इस पर रिएक्शन देखेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर हमने देखा कि पहले फैसला हो गया गंडापुर साहब का वजीर आला बनाने का। जो खान साहब के करीबी लोग हैं वो कहते हैं कि जी ये फैसला इसलिए होना कि ही वांटेड अ वेरी स्टॉन्च लॉयलिस्ट, ताकि उनको पता बड़े सख्त दिन है तो मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए। लेकिन स्टैब्लिशमेंट में उसको देखा गया ऐसे कि जैसे ठेंगा दिखाया खान साहब ने कि ठीक है आपने इलेक्शन में बड़ी कोशिश की, मैं तो इतनी सीट्स ले गया हूँ, ले आ, ये मेरा गौरी आ गया। और वो फिर हमने देखा कि काउंटर मैसेजिंग भी आई जब इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर ने अगले दिन अरेस्ट वारंट निकाल दिए। अब ये वहां भी 2 कैंप्स हैं, हॉक्स एंड मॉडरेट्स के, दूसरी साइड पे पावर सेंटर में भी। अब जब इन्होंने ये बात की आईएमएफ वाली, तो उसमें वहां पे भी स्ट्रॉन्ग जो हॉक्स है उस ग्रुप के बयानिए को तकवीत मिली कि जी कोई फायदा नहीं है, आप पूरा अभी दबाएं, सब कुछ करें। मेरा ख्याल है कि ये अब यही डिबेट चल रही है कि जैसे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि डजंट चेंज द पावर इक्वेशन, चेंज नहीं होती अगर ये रिजर्व सीट भी मिल जाती, पावर इक्वेशन नहीं होती, लेकिन वो लगेगी जैसे एक रिलीफ दी है, एक फैसिलिटेट किया है। आपको लगता है कि रिजर्व सीट्स दे दी जाएंगी तहरीके इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को? अगर आप मुझे ये आईएमएफ वाली बात से पहले पूछते तो उस वक्त तो मेरी खबर ये थी कि कुछ रिलीफ्स आएंगी। अब मुझे लग रहा है कि शायद ये मसला इसीलिए लटका हुआ है, इसीलिए पॉन्डरी है कि क्या किया जाए, ये देखी कैसी जाएगी। क्या ये इम्पार्शियलिटी दिखाएगी इलेक्शन कमीशन की? कोई इलेक्शन कमीशन अब जो भी कर ले उसकी साख तो बरकरार हो नहीं सकती जी। वो अब रिडीम नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है शायद मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये दूसरा जो हॉकिश व्यू पॉइंट है वो ज्यादा प्रिवेल करेगा। सही। और इसके अलावा हमने देखा जो हुकूमत साजी का अमल है अब ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी नंबर्स में पार्लियामेंट में, लेकिन वो वजारतें नहीं ले रहे। एक तो ये बताइएगा कि क्या आपको आगे भी ऐसा ही रहेगा या सेकंड फेज में पीपल्स पार्टी वजारतें लेंगे? और दूसरा ये कि आज भी ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि हमने तो मशवरा दिया था ये बोझ अपने सर पे ना लें, लेकिन अब ले लिया है तो परफॉर्म करना है। जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि हमने ये अपने बोझ लिया नहीं, ये बोझ हमें दिया गया है, हुकूमत दी गई है, ली नहीं है हमने। जावेद लतीफ साहब भी आधी बात कर रहे हैं, बिल्कुल इनको दी गई है, लेकिन इनके पास चॉइस थी, ये छोड़ देते, लेकिन इनको ये क्लियर कर दिया गया था कि अगर आप सेंटर में नहीं आएंगे तो फिर आपको पंजाब की गवर्नमेंट भी नहीं मिलेगी। देखिए नवाज शरीफ साहब ने 2 चीजें कर दी हैं। उन्होंने बेतौं जो था पार्टी का पास ऑन कर दिया मरियम नवाज को। उन्होंने मरियम नवाज को एक फ्लाइंग स्टार्ट दे दिया पार्लियामेंट्री करियर का, पहली बार वो पार्लियामान में आई हैं और आते ही वो चीफ मिनिस्टर बन गई। ये 2 बड़े काम थे जो अब हो गए हैं। अगर वो इस टाइम पे सेंटर की गवर्नमेंट छोड़ते तो फिर इनको पंजाब छोड़ना पड़ना था।
इसलिए अब उन्होंने पूरा दाव पे लगा दिया। अब फ्रैंकली मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन का मुस्तकबिल अब दाव पे है, उनको डिलीवर करना है सेंटर में भी और उससे ज्यादा पंजाब में भी। और मेरा ख्याल है मरियम में पोटेंशियल है, डिलीवर कर पाएंगी, बिकॉज उनके लिए दो लेकिन मालिक साहब, अब एक पावर शेयरिंग फॉर्मूला डिसाइड हो चुका है, इत्तेहादी तमाम मिल चुके हैं, नंबर्स भी पूरे हैं, फिर ये तज्जिया क्यों किया जा रहा है कि हुकूमत चल नहीं सकेगी, गिर जाएगी? ये क्यों किया जा रहा है फिर तज्जिया? मेरा ख्याल है शहजाद, इसके चलने में बहुत क्रिटिकल अब होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनते हैं। और ये फाइनेंस मिनिस्टर का फैसला, जो एक ऑब्वियस फैसला था कि प्राइम मिनिस्टर या मियां साहब होंगे या शहबाज शरीफ साहब होंगे, अगरचे हम दोनों इस पर काफी बहस करते थे कि एग्री करते थे कि शहबाज साहब भी लगता होंगे। फाइनेंस मिनिस्टर डिपेंड करता है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर डार साहब हुए तो ये हुकूमत चलेगी, कॉन्फ्रंटेशन होगी, जो फैसिलिटेशन काउंसिल पे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे और दूसरी चीजों में आएंगे। अगर चॉइस ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर कोई और होता है, जैसे हम सुन रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर से 2-3 लोग इस वक्त शॉर्टलिस्ट हुए में हैं, अगर उनमें से कोई आता तो फिर ये चलेगा, क्योंकि स्टेक्स बहुत ज्यादा है हाई सबके। स्टैब्लिशमेंट के स्टेक हाई हैं, मुल्क के स्टेक्स हाई हैं। मुझे चलता नजर आता है निजाम, और पीटीआई का असेंबली में आके बैठ जाना, आधा डंग तो यहीं से निकल गया ना। ये इससे नजर आता है कि पीटीआई को ये पता है कि वोट हमें मिल जाएगा, मिला हमें, लोग खामोश रजिस्टर्स करेंगे, सड़कों पे नहीं ला सकते। उनके असेंबली में बैठने से आधा तो जोर वो टूट गया। अब आना डिलीवरी का, उल्टी गिनती शुरू हो गई भी है। आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर की चॉइस से हम बड़ी सेफली प्रिज्यूम कर लेंगे कि निजाम 6 महीने का है, 2 साल का है कि 5 साल का है। आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर की चॉइस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर साहब मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ में। वेलकम बैक। इलेक्शन को 2 हफ्ते से जायद का वक्त गुजर चुका है और इस बात पर असूली इत्तेफाक भी हो चुका है कि मरकज में नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दीगर जमातों के साथ मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बनाएगी। और इस हवाले से पीपल्स पार्टी तो यह फैसला भी कर चुकी है कि वो काबीना का हिस्सा नहीं होगी। मगर मुज़ाकरात के 4 दौर होने के बावजूद नून लीग और एमक्यूएम के दरमियान मामला डेडलॉक का शिकार हैं, बल्कि अब दोनों जमातों के दरमियान वजारतों के मामले पर इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। मामला किस तरफ जा रहे हैं, एमक्यूएम क्या मुतालबात हैं और डेडलॉक किस मामले पर है, इस पर हम बात करेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुस्तफ़ा साहब, ये तो तय है कि आप लोग भी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, नंबर्स में वो सपोर्ट करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान का क्या फैसला है? जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें क्या तय पाया है कि आप लोग वफाकी काबीना का भी हिस्सा बनेंगे या सिर्फ नंबर्स में सपोर्ट करेंगे नून लीग की हुकूमत को? वेल, आइडियल तो यही है कि सबसे बड़ी बात आइडियल तो यह है कि आप हुकूमत का हिस्सा ही ना बने। सेल्फिश अप्रोच तो ये है कि हुकूमत का हिस्सा ना बने और अपोजिशन में बैठें। और आज की इस कठिन हालात और दौर में हम इस पर अपनी जिम्मेदारी ना लें। हुकूमत के तमाम सख्त फैसलों की और चीज़ों की, पाकिस्तान के हालात सबके सामने, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ये तो एक सेल्फिश अप्रोच है कि हम अपनी ज़ात, अपनी पार्टी, अपनी पॉलिटिकल फ़ायदे और नुकसान की बात सोचें। लेकिन अगर पाकिस्तान को इस कॉगमायर से, लोगों को इस दलदल से निकालना है तो यकीनन आपको मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, लोगों की बुराई लेनी पड़ेगी, आपको अच्छा कहलवाने का शौक़ नहीं होना चाहिए। हमारा पीएमएलएन से इलेक्शन से कई महीनों पहले से इस तरह के पाकिस्तान के हालात के ऊपर, पाकिस्तान के लोगों के मसाइल के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग है। मिनिस्ट्रीज के हवाले से भी हमारी जो दोस्तों से गुफ्तगू चल रही है, बातचीत है, और वो हम ठीक डायरेक्शन में जा रही है। और हमारी गुजारिश यकीनन सिर्फ इतनी सी हैं कि हमें कुछ ऐसा करना है जहाँ पे कुछ ऐसी जिम्मेदारी, अगर जिम्मेदारी हम लेते हैं तो ऐसी जिम्मेदारी लें जिसमें हम अपने लोगों को कुछ डिलीवर कर सकें। वो जिम्मेदारी बराए जिम्मेदारी, यानी कि मिनिस्ट्री बराए मिनिस्ट्रीज ना हो, तो हम कुछ लोगों को डिलीवर कर सकें, लोगों के मसाइल हल कर सकें। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी या सिंध के अर्बन सेंटर्स हैं, हम वहाँ पे कुछ लोगों के काम आ सकें, पाकिस्तान के लोगों के काम आ सकें। सही, क्योंकि पहले आपने ये कहा था हमारे शो में भी और दीगर शोज में कि अब तक तो हमने मिनिस्ट्रीज पे बात नहीं की, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मिनिस्ट्रीज के हवाले से भी दोस्तों से बातचीत चल रही है। तो क्या कोई डेडलॉक है इन बातचीत में? क्योंकि आज खबर ये आई और लाहौर के हमारे ब्यूरो चीफ हैं रईस अंसारी साहब, उन्होंने बताया कि जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला है उस पर अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है और नून लीग चाहती है कि हल्फ हो जाए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का, इसके बाद डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक खुद तय नहीं किया है कि किस शख्स को क्या पोर्टफोलियो देना है। तो फिर जाहिर सी बात है एमक्यूएम से किस तरह तय पा जाए। तो ये इशूज हैं इस वक्त जो जारी है। नहीं, ये इश्यूज़ नहीं है शहजाद साहब, ये और कोई डेडलॉक नहीं है। बिल्कुल हमारी आखिरी मीटिंग जो हुई है उसके बाद
बहुत अच्छी हुई है, ज़बरदस्त हुई है सारी, और कोई डेडलॉक नहीं है। और यकीनन अभी तो सब पहला मरहला तो ओथ लेना है, पार्लियामेंट ने ओथ लेना है। दूसरा मरहला ये है कि भाई वज़ीर आज़म ने ओथ लेना है, कैबिनेट की बात तो उसके बाद आएगी। तो कोई इसके ऊपर डेडलॉक नहीं है, वो प्रोसीजर सारा प्रोसेस हो रहा है और हम अपनी जो है वो राइट डायरेक्शन की तरफ तमाम चीज़ें लेकर जा रहे हैं, इसमें कोई डेडलॉक नहीं। तो नून लीग के जराये ये बताते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने 6 वजारतों का मुतालबा किया है और उसमें कुछ अहम वजारतें जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि हाँ वजारतें फिर ऐसी होनी चाहिए जिस पे हम डिलीवर कर सकें। तो उसमें तवानाई और पेट्रोलियम भी है, कम्युनिकेशन भी है, ओवरसीज भी है, हाउसिंग भी है, मैरी टाइम भी है। इन वजारतों का नाम आ रहा है जिस पर आप लोगों ने नून लीग से डिमांड की है। नहीं हमारी, मैं इसकी तस्दीक नहीं करूँगा, ज़राए की ख़बरों की मैं तस्दीक नहीं करूँगा। और हमारी जो बात और बड़ी ब्रॉड कैनवस पे हमारी सारी बात है और मैं इसकी तस्दीक नहीं करूँगा। मुझे जो कहना होगा, मैं ज़राए नहीं, मैं ख़ुद आप पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से बात करेगी। गुफ्तगू बातें तो 6 दिन 8 दिनों से सारा सिलसिला चल रहा है। तो अगर मैं सारी बातों को ज़राए के ज़रिए निकालने लगूँ तो फिर तो आपके चैनल पे खबरें होंगी। नहीं मुस्तफा कमाल साहब, आपको तो बुलाया है कि आप ऑथेंटिक खबर बताएं, जराए से ना बताएं। तो आप खुद ही बता दें एमक्यूएम पाकिस्तान की क्या डिमांड है, कितनी वजारतें आपकी सीट्स के हिसाब से आपको मिलनी चाहिए? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि अभी ये मरहला नहीं आया शहजाद साहब। मरहला अभी ये तय हुआ है कि हम हुकूमत के साथ जो उसका साथ देंगे। मरहला ये हमने अभी एग्री कर लिया है कि हाँ हम हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, हम वजारतें भी लेंगे और हम गवर्नरशिप लेंगे, हम वजारतें लेंगे, हम ऐसे ओहदे ऐसे डिपार्टमेंट्स हमें चाहिए जिससे हम अपने लोगों को, जो कि कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग हैं, इस सूबे के लोग हैं, हम उसको कुछ सर्व कर सकें। कहा था कि आईनी तरमीम के हवाले से भी बात करें, लेकिन वो तो अब 2/3 अक्सरियत तो इस हुकूमत को मिलेगी नहीं कोalition गवर्नमेंट के बावजूद। तो फिर जो 4-5 दौर आपके हुए हैं मुलाकात के, उसमें मजीद और क्या डिस्कशन हुई है अगर वजारतों के हवाले से नहीं हुई है डिस्कशन? तो देखिए, जहाँ तक आईनी तरमीम की बात है, एमक्यूएम इस मुसवदे को पेश करेगी और हम इंशाअल्लाह ताला PMLN जो एज अ पार्टी वो हमारे साथ इसके ऊपर खड़ी हो, हम ये चाहते हैं। और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि हम बहुत पहले से डॉक्यूमेंट्स उनको शेयर भी कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो हम ये 2 पार्टियाँ कम से कम जो है वो असेंबली में जो हैं वो इसकी सपोर्ट पे रहें। इस डॉक्यूमेंट में हम इसको सबमिट करेंगे इंशाअल्लाह ताला इस बिल को, और उसके बाद हम लॉबिंग करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, तमाम अरकान जो हैं, जो पार्टीज़ हैं वहाँ पे, सबके पास जाएंगे इस मुसवदे को लेके कि ये पाकिस्तान के लोगों को इख्तियारात और वसाइल ग्रास रूट लेवल पे देने की है। इसकी लॉबिंग करेंगे। जिस दिन हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होगी और ये इंप्लीमेंट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, तो ये वैसे इसका रोड मैप ये तय हुआ है। जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी मुज़ाकरात हो रहे थे तो वो भी बात कर रहे थे कि हम तो दीगर इशूज़ पे बात कर रहे हैं कि मुल्क को मसाइल से कैसे निकालें, लेकिन आखिर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई तो फिर यही बताया गया कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन कौन कौन से आईनी ओहदे उनको मिलेंगे, कौन कौन से आईनी ओहदे नून लीग को मिलेंगे। तो आखिर में जब मुज़ाकरात होते हैं, कामयाब होते हैं, तो फिर यही खबर सामने आती है कि सिर्फ इसी पे बात हुई कि पावर शेयरिंग कैसे होगी। नहीं, मैंने तो आपको बताया ना कि हमने इस वाली बात को एग्री किया कि हम हुकूमत का हिस्सा होंगे, हम साथ होंगे। क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी शहजाद साहब, अभी ये वाली बात आई नहीं, वरना मैं आपको बता दूं ये वाली बात। सफा साहब, क्योंकि आपने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा कि इलेक्शन के बाद आइडियल सिचुएशन तो ये होगी मुल्क के हालात देखते हुए कि हम सेल्फिश होकर ऑपोजिशन में बैठ जाएं। ये आइडियल भी है, सेल्फिश भी है, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि आज जो आप लोगों की अपनी इंटरनल मीटिंग थी उसमें काफी सारे मेंबर्स ने ये राय दी कि हमें ऑपोजिशन में ही बैठना चाहिए? जी देखिए, राय नहीं, सबने राय नहीं, सबने गुफ्तगू ज़रूर की है। मेरी ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ, यही बात वो भी कह रहे हैं कि आइडियल बात तो यही है, सेल्फिश बात तो यही है, लेकिन क्या इससे जो है वो हमारी सियासत बच जाएगी, हमारी सियासत चमक जाएगी और मुल्क का जो है वो फ़ायदा हो जाएगा और मुल्क का जो है वो अपनी डगर पे चल पड़ेगा? जवाब है कि नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली हम फिर हुकूमत की बातों पे तनकीद करेंगे, हर चीज़ पर हम फिर उंगलियां उठाएंगे, चीज़ें करेंगे, या फिर जो है वो इस गंद में उतरकर इस गंद को साफ करना है। तो यकीनन ये मुश्किल काम है, मुश्किल काम है, लेकिन आज के दौर में हुकूमत में रहना ये मुश्किल काम तो यकीनन है जिस हालात में इस वक्त मुल्क है, लेकिन सब पार्टीज की हाफ हार्टेड अप्रोच नजर आ रही है। एक तो सबसे पहले नवाज शरीफ साहब बैक ऑफ हो गए जब उन्होंने ये मैंडेट देखा, उन्होंने कहा मैं तो नहीं बनता वजीर आजम, शहबाज शरीफ साहब बनेंगे वजीर आजम। फिर नून लीग के अपने कई रहनुमा ये कह चुके हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। पीपल्स पार्टी बड़ी मुश्किल से कोalition का हिस्सा बन रही है, लेकिन वो फेडरल कैबिनेट में नहीं आ रही। आप भी यही कह रहे हैं आइडियल सिचुएशन में बाहर बैठे। जब ये सारी जमातें हाफ हार्टेडली एक हुकूमत बनाने जा रही है तो फिर मुल्क के मसाइल कैसे हल करेंगे आप लोग?
नहीं, मैंने तो आपको जो है वो एक अपना तज्जिया दिया, एक डिफरेंट साइड आपको दिखाई है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम ये करने जा रहे हैं। मैंने आपको दो नहीं, लेकिन बाकी पार्टियों की मैंने मिसाल सामने रखी ना, वो तो बड़े हाफ हार्टेडली खुद कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए हुकूमत, हम बड़े मजबूरी के तौर पे जा रहे हैं। देखिए नहीं, हम तो मजबूरी के तहत में, हम तो कन्विक्शन के साथ जा रहे हैं कि हाँ हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं और कबूल करके इसके ऊपर जो है वो इसको विल फाइट इट आउट। हम लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ, जो भी हमें रोल मिला उसमें हम लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, सर तोड़ कोशिश करेंगे। बाहर से तो कोई आकर इस मुल्क को नहीं चलाएगा ना, या इस मुल्क के हालात को ठीक नहीं करेगा। हाँ कि हालात बिल्कुल दगरगू हैं, बहुत ख़राब हैं, लेकिन कौन आके इसको ठीक करेगा? तो मैंने तो आपको एक सेल्फिश अप्रोच बता दी कि भाई ये ऑप्शन है, नहीं ले रहे ये ऑप्शन नहीं ले रहे। तो ये गवर्नमेंट बेड ऑफ रोजेज नहीं है, ये कांटों की सेज है। और हम समझकर, कन्विक्शन के साथ, जानकर कि हाँ इसमें मसाइल हैं, हम इस चैलेंज को कबूल कर रहे हैं, कोई हाफ हार्टेड नहीं है, बिल्कुल कर। और हमें, हमारे पास काम की लेगेसी है, एमक्यूएम के पास काम की लेगेसी है, और इंशाअल्लाह ताला उस तजुर्बात और काम की लेगेसी से हमें, उन तजुर्बात से हम लोगों, जो भी हमें रोल मिला, हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज में और आइंदा आने वाले कल में लोगों को खुशगवार तब्दीली नजर आएगी इंशाअल्लाह। और पीपल्स पार्टी के इस इत्तेहाद में आने से एमक्यूएम की जो पोजीशन है, या जो आपका एक ताल्लुक और बातचीत नून लीग के साथ है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है? और दूसरा, सिंध के हवाले से भी बता दीजिएगा कि सिंध में ही आप तय कर चुके हैं कि ऑपोजिशन में बैठेंगे, यहां हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना है आपने? जी, हमने पीपल्स पार्टी के स्पीकर के आगे हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, हम लड़े, हमने जो भी हमारे वोट्स थे हमें पूरे वोट्स मिले, और हम सेकंड बड़ी पार्टी हैं, अपोजिशन लीडर हम जो है वो सेलेक्ट कर देंगे, चूज कर देंगे। हमारा हम लड़ना नहीं चाहते पाकिस्तान में किसी के साथ भी, और हम पीपल्स पार्टी के साथ भी लड़ना नहीं चाहते। हम लोगों के मसाइल हल करने के लिए पार्टनरशिप चाहते हैं। हमने आज भी लड़ाई नहीं की है, उनके 15 साल गवर्नेंस के ऊपर हमने क्वेश्चन उठाया। कभी भी हमने किसी उनकी लीडरशिप के ऊपर कोई हमने जाती हमला नहीं किया, जाती उनकी नाम नहीं रखे, जो लोग और करते रहे पाकिस्तान में, पीटीआई के लोग जो करते रहे हैं और उनके रहनुमा करते रहे, उनके लीडर करते रहे। हमारी तरफ से आज तक एक लफ्ज भी जो है वो किसी की जात पर नहीं कहा गया। हाँ, 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, हम उसकी गवर्नेंस पे तनकीद करते हैं, बबांगे दौल करते हैं। अच्छा वो कोई काम करेंगे उसकी तारीफ करेंगे, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया आज तक, हम उसकी जो है उसके ऊपर तनकीद करते हैं ताकि अच्छा काम करें, लेकिन हम लड़ाई नहीं चाहते। इसको समझने की जरूरत है। और पीपल्स पार्टी, ये मुल्क अभी एडवेंचरिज्म का मुतामिल नहीं हो सकता। हमने बहुत सब्र का मुजाहरा किया है। आज भी हम जो उस नगर पे 80s की 90s की सियासत में नहीं जाते, हमारे पास कुछ भी नहीं है इस 15 सालों में, फिर भी हम लोगों को उस तरफ लेकर नहीं जा रहे। मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी है, उसको भी सोचना समझना चाहिए कि वो कैप्चर करना चाहती है या पार्टनरशिप करना चाहती है, दिलों को जोड़ना चाहती है। अगर आज वो अच्छा रवैया रखते तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आज पाकिस्तान के वजीर आजम के नंबर 1 कैंडिडेट होते। क्योंकि आप पीपल्स पार्टी के वोट और हमारे वोट मिलाइए, पीएमएलएन के वोट से सिर्फ 2 से 3 वोट कम है। आजाद उम्मीदवारों को तोड़ना जरदारी साहब से अच्छा कोई और नहीं आता। आज सारे आजाद उम्मीदवार इनके साथ खड़े होते, लेकिन उन्होंने रवैया ही ऐसा ही नहीं रखा कि जिसपे हम जाकर बात भी कर सके या कोई इस तरह का माहौल भी हो। तो उनको अपनी इस पॉलिसीज पे नजरसानी करनी है। वो इस शहर को कॉन्कर नहीं कर सकते, फतह नहीं कर सकते। हाँ, पार्टनरशिप के लिए हम किसी के साथ भी तैयार हैं, लोगों की फलाह के लिए, कि हम समझते हैं कि लड़ाई में लोगों का नुकसान है। अगर हमारे तजुर्बे से, हमारी बातों से और हमारी जो भी हमारा एक स्टेक है, उससे अगर लोगों का फायदा होता है, वो रोल हम एमक्यूएम वो रोल हमेशा प्ले करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफा कमाल हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से हम बात कर रहे थे शेर अफजल मरवत साहब से, और हमने उनसे पूछा था कि पार्टी ने आपको शो कॉज नोटिस दिया है, आप क्या जवाब देंगे? तो उन्होंने कहा ये नोटिस मुझे उमर अयूब ने दिया है, लेकिन उमर अयूब मेरे बॉस नहीं है, मेरे बॉस इमरान खान है। मजीद उन्होंने ये भी कहा था कि गौहर अली खान की मैं बहुत इज्जत करता हूं, अगर उनको मेरी बातों से दुख हुआ है, वो मुझसे नाराज हुए हैं, तो मैं कभी भी रात के अंधेरे में जाके उनको राजी कर सकता हूं। बैरिस्टर गौर अगर मुझसे नाराज हैं या मेरे अल्फाज से उनको दुख हुआ है, तो बैरिस्टर गौर जो है उनको इल्म है कि मैं रात के अंधेरे में भी उसके पास जाके उसको राजी कर सकता हूँ। तो शेर अफजल मरवत कह रहे थे कि अगर गौहर अली खान मुझसे नाराज हैं तो मैं रात के अंधेरे में किसी वक्त भी जाके उनको राजी कर सकता हूं, और फिर कल ऐसे ही हुआ। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।